हेलो एंड वेलकम दी इकोनॉमिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आखिरकार हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर एक अर्थव्यवस्था को तय करना है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन कैसे किया जाए। हमने अर्थव्यवस्था की सेंट्रल प्रॉब्लम को पढ़ लिया है पहले। तो हमने उसमें पढ़ा कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है वो है कि क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किस किस के लिए उत्पादन किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती है। उन साधनों का हम वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण हमें चयन करना पड़ता है और चयन के कारण उत्पादन की अनेक संभावनाएं उत्पन्न होती है। यदि हम उन संभावनाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो बनने वाला रेखा चित्र आपका उत्पादन संभावना। हम जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन के 3 सेक्टर होते हैं, उत्पादन के 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर या आपका सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर में जो सर्विस सेक्टर है उसकी सर्विसेज इनविजिबल होती है, वो विजिबल नहीं होती है, वो दिखाई नहीं देती है। उसकी सर्विस को नहीं हम काउंट कर सकते, नहीं हम उसका स्टॉक दिखा सकते हैं। इसलिए हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंतर्गत एक विजिबल और एक इनविजिबल गुड्स को के कम्बिनेशन को नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए हम केवल कैपिटल गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स के कम्बिनेशन को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है इसमें दोनों जगह लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को कांस्टेंट मानते हैं और केवल लेबर को चेंज मानते हैं, यानी केवल लेबर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम तालिका के माध्यम से जो कैपिटल गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स की जो पॉसिबिलिटी है, जो कम्बिनेशन है, उसको समझते हैं। तो यदि किसी देश में केवल और केवल आपका कैपिटल गुड्स का उत्पादन हो रहा है तो सारी जो लेबर है वो आपका केवल और केवल कैपिटल गुड्स का उत्पादन करेगी। तो यदि केवल कैपिटल गुड्स का उत्पादन हो रहा है तो 15 यूनिट कैपिटल गुड्स का उत्पादन हो रहा है कॉम्बिनेशन ए में, और कृषि वस्तुओं का उत्पादन 0 हो रहा है। तो कृषि वस्तुओं का आयात विदेशों से होगा। यदि हम 1 यूनिट एग्रीकल्चर गुड्स की बढ़ाते हैं तो जो कैपिटल गुड्स है वो घटकर 14 यूनिट रह जाती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि हमको कैपिटल एग्रीकल्चर गुड्स के उत्पादन करने के लिए जो साधन, जो लेबर आपके कैपिटल गुड्स में है उनको शिफ्ट एग्रीकल्चर गुड में करना पड़ेगा। तो पहले वो लेबर शिफ्ट होते हैं जो जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट एग्रीकल्चर गुड्स में रहता है, वो ज़्यादा एक्सपर्ट एग्रीकल्चर गुड्स में रहते हैं इस कारण यहाँ तो 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है, लेकिन कैपिटल गुड्स में मामूली सा अंतर यानी 1 यूनिट की कमी आती है। यदि हम 1 यूनिट कैपिटल गुड्स की 1 यूनिट एग्रीकल्चर गुड की और बनाते हैं, 1 से बढ़ाकर इसको 2 यूनिट करते हैं तो जो कैपिटल गुड्स की यूनिट घटकर आपका 12 रह जाती है। ये इसलिए होता है कि क्योंकि जो लेबर कैपिटल गुड्स से एग्रीकल्चर गुड्स में शिफ्ट होते हैं उनका 60-70 का रेशियो रहता है, मतलब 60-70% वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा एक्सपर्ट रहते हैं। इस कारण जो कैपिटल गुड्स की यूनिट घटकर केवल 2 यूनिट घटती है। अब हम यदि एग्रीकल्चर गुड्स की 1 यूनिट और बढ़ाते हैं 2 से 3 तो आपका कैपिटल गुड्स की यूनिट घटकर आपका 9 रह जाती है, और 1 यूनिट हम
एग्रीकल्चर गुड्स की और बढ़ाते हैं, 3 से 4 करते हैं तो कैपिटल गुड्स की यूनिट आपका 5 रह जाती है घटकर। और यदि हम एग्रीकल्चर गुड की 1 यूनिट और बढ़ाते हैं 4 से 5 तो कैपिटल गुड्स की यूनिट घटकर 0 रह जाती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो साधन हैं वो आपके सीमित हैं और उन सीमित साधनों को हम केवल एक 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 उत्पादन से दूसरे उत्पादन में हस्तांतरित कर सकते हैं। इसलिए आपके ये जो कॉम्बिनेशन ABCDE F बन रहा है ये उत्पादन की पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं। तो उत्पादक चाहे इस पे उत्पादन करे चाहे उस पे उत्पादन करे, जहाँ पर उसको अधिक बेनिफिट या आउटपुट मिल रहा होगा वो उसी कॉम्बिनेशन का चूज करेगा। तो हम अब देखते हैं इसमें जो CA यानी कैपिटल गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स का जो चेंज होने का रेशियो क्या रहा पहले में। तो एग्रीकल्चर गुड्स का कोई उत्पादन नहीं हो इसलिए इसको डैश कर देते हैं। दूसरे में हम इसको MOC यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसको कहते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी सीमांत अवसर लागत। तो इसमें देखते हैं इसको निकालने के लिए खोया और पाया विभाग को देखते हैं। खोया क्या हमने 15 से आपका उत्पादन घटकर कितना रह गया 14 यानी 1 यूनिट का लॉस हुआ। खोया 1 पाया 1। दूसरे में खोया 14 से जो प्रोडक्शन की यूनिट घटकर कितनी रह गई 12 यानी खोया 14 माइनस 12 यानी 2 पाया क्या 1। यहाँ फिर खोया क्या 12 से 9 यानी 3 खोया पाया 1। 9 से 5 खोया यानी खोया 4 पाया 1 और खोया 5 पाया 1। तो आप देख रहे होंगे कि एक समान चीज़ को पाने के लिए हमें लगातार जो खोना पड़ा है वो अधिक खोना पड़ा है। यानी जो हमारी इसको हम आपका जो ये खोने वाला पोर्शन है इसको हम आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। यानी सीमांत अवसर लागत। आप देख रहे होंगे कि एक समान चीज़ को पाने के लिए आपका जो सीमांत लागत है वो बढ़ती जा रही है, या आप इसको एक अतिरिक्त इकाई एक एडिशनल या आगे इसको मार्जिनल भी कहते हैं। एक सीमांत इकाई को एक अगली सीमांत इकाई को पाने के लिए जो अवसर लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसके डायग्राम को समझते हैं। तो इसका डायग्राम एक तरफ हम एग्रीकल्चर गुड्स को लेंगे, एक तरफ कैपिटल गुड्स को लेंगे। तो इसकी यूनिट को दर्शाएंगे। एग्रीकल्चर में 1 2 3 4 5 और OY पे आपका कैपिटल गुड्स की यूनिट 3 9 3 6 9 12 15 को दर्शाएंगे। तो इसका जो डायग्राम कुछ इस शेप का बनेगा। तो ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम कुछ इस शेप का बनता है। तो इसका शेप कैसा है कॉनकेव यानी नत्तोदर। नत्तोदर इसको कहते हैं। ये जो इसका जो विशेषता है कि ये मूल बिंदु की ओर नत्तोदर यानी कॉनकेव होता है। वो आपका इसके कारण होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण मूल बिंदु की ओर नत्तोदर होता है। इसकी विशेषता मैंने कहा कि ये मूल बिंदु की ओर नत्तोदर होता है और बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरा होता है। तो ये
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण होता है। और जो आपका ये डायग्राम है इसको आपका पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या आपका पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। तो इसके नीचे जो उत्पादन हो रहा होगा वो आपका मतलब जो इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। जो इस लाइन पे जो उत्पादन हो रहा है इसका मतलब है कि इकोनॉमी में जो भी संसाधन है उनका 100% यूटिलाइज हो रहा है, यानी जो संसाधन है उनका 100% उपयोग किया जा रहा है और मिनिमम साधनों का प्रयोग करके मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त किया जा रहा है। तो दुनिया के अधिकांश देश इस लाइन पर अपने साधनों का प्रयोग करे उत्पादन कर रहे हैं। तो ये जो पीपीसी या पीपीएफ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमी के अंतर्गत जो साधन हैं उनका 100% यूज किया जा रहा है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा इस लाइन से भी ऊपर उत्पादन किया जाए, यानी वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो इसका उदाहरण आप जापान को ले सकते हैं। जापान देश, तो जापान एक ऐसा देश है, छोटा देश है लेकिन विकसित देश है। उसकी जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो दुनिया में छाई हुई है। कहते हैं कि आप यूट्यूब या नेट पर इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि जो जापान के लोग होते हैं वो आपका वर्कहॉलिक होते हैं, जैसे एल्कोहलिक होते हैं। तो जापान के लोग वर्कहॉलिक, वो वर्क कार्य के प्रति इनकी इतनी शिद्दत होती है कि वो इतना कार्य करते हैं कि जिससे कि जापान में जो एवरेज एज है वो बाकी देशों से काफ़ी कम है। तो जो जापान के लोग हैं वो इस फ्रंटियर से आगे बढ़कर पीपीएफ यानी पीपीएफ 1, पीपीसी 1 यानी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस करेंगे, यानी इस अपने संसाधनों का विकास कर रहे हैं। तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं, एजुम्पेशन है। गुड्स जो वस्तु है, केवल 2 वस्तुओं को इसके अध्ययन के अंतर्गत लिया जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके फिक्स हैं लेकिन आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं। जो उत्पादन के साधन हैं वो स्थिर हैं लेकिन इनको हस्तांतरित किया जा सकता है। जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं उनका मतलब 100% जो संसाधन है उनका उपयोग किया जा रहा है। तो आज के लिए इतने ही। अगले टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।